पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको नाम याद होगा 2021 में मोहम्मद फैसल, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आलू बेच रहा था। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले आते हैं, मारते पीटते हैं और उसे बाइक पर बैठा करके ले जाते हैं। घर वालों को उम्मीद होती है कि फैसल जो है कुछ ही देर में हम लोगों के पास आ जाएगा, पर घर वाले सिर्फ उम्मीद लगा करके ही बैठे रहते हैं। सामने आता है तो फैसल का शव। फैसल की मौत कैसे हुई, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि चश्मदीदों ने साफ तौर पर बताया था कि पुलिस वाले उसे पीटते हुए लेकर के गए थे। फैसल की मौत कैसे हुई है, इसी को जानने की कोशिश लगातार हम भी कर रहे हैं और इस केस के पीछे बड़ी कामयाबी भी लगातार हासिल करने की कोशिश एडवोकेट पराचा साहब भी कर रहे हैं, जो इस केस में खुद ही पिटिशनर भी हैं। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, क्योंकि कोर्ट से आज बड़ा ऑर्डर इस केस को लेकर के आया है। सर, क्या कुछ कोर्ट में बातें रखी गई हैं आपके जरिए? कि ऑर्डर अब से 4 दिन पहले आया था, अपलोड आज हुआ है कल शाम को। और इसमें पिटिशनर जो हैं फैसल की मदर नसीमा है, तो उनके बिहाफ पे हमने ये केस किया था। और इसमें सबसे अहम बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन गड़बड़ की, जानबूझ के ख़राब इन्वेस्टिगेशन की, ताकि असली मुजरिमों को बचाया जा सके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस केस की निगरानी खुद करेंगे, एक। और दूसरा, एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, भगवान स्वरूप नाम है जिनका, आईजी रैंक के ऑफिसर है, उनको जिम्मेदारी दी है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की, सारे तथ्य निकालने की। और 19 जुलाई को केस ने दोबारा अपने पास ये केस रखा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन केसेस में कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ही सबसे अहम चीज़ होती है, जो हमें ऑर्डर मिला है। इसीलिए एक ये बड़ी कामयाबी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिस ने जिस प्रकार से इसमें अपना सीनियर ऑफिसर्स ने, पुलिस के और सरकार के सीनियर ऑफिसर्स ने, उनका रोल जो है वो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। ये एक क्लासिक केस है उस बात का जिसमें कानून के सभी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया था, बल्कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। जैसे वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 302 में मुकदमा दर्ज किया, वरना पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रही थी। जैसे बहुत सारी जगह इनकाउंटर हो जाते हैं तो पुलिस मुकदमा ही दर्ज करती है। और बल्कि ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि एक सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी एक और केस में, शायद वो गुप्ता जी का केस था, उसमें ये कह रहे हैं कि केस वेस करके क्या होगा, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ऐसा इस केस में भी हुआ, लेकिन इस केस के भी जो परिवार वाले हैं फैसल के, वो मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि उनके ऊपर भी 85 तरह के दबाव हैं कि आप केस को विड्रॉ कर लो, वरना आपको खतरा भी है और लालच भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो मजबूती से खड़े हैं। ये भी एक इस केस में बड़ी कामयाबी की वजह है। तो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने 304 की चार्जशीट फाइल की, ये कह के कि ये डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि बेध्यानी में ये बंदा जो है फैसल मर गया, जानबूझ के कत्ल नहीं किया गया। तो ये चार्जशीट पुलिस ने फाइल की। हमने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट में जो सरकार के वकीलों ने जो स्टैंड लिया उसकी बुनियाद पर हाई कोर्ट से वो केस रिजेक्ट हुआ और ये कहा कि आप जो है अदालत के सामने अपनी बातें सारी कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के खिलाफ भी इसमें टिप्पणी की है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं आपको तथ्य बता दूं इस केस के, उससे भी बड़ी बात यह है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जो मैंडेटरी प्रोविज़न होता है सीआरपीसी का कि कोई कस्टडी डेथ होती है तो उसमें 176A में, धारा 176 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो उसकी इंक्वायरी करना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। वो इस केस में डीएम साहब ने नहीं कराई, ये उनकी कोताही है, ये उनका अपराध है। दूसरा, फिर जब पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों के बोर्ड ने किया, उसमें ये साफ निकल के आई कि बात, इसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और पीटने की वजह से इसकी मौत हुई है। तो जब पीटने के जो निशान थे बॉडी पे, उसको छुपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, सरकारी अधिकारियों ने इस केस के जो एक उनकी एफएसएल लैब है लखनऊ में, वहाँ पे एक भेजा
और वहाँ कोई डॉक्टर खान हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये जो चोटें इसके बदन पे आई हैं, ये जो ताबूत है उसमें लेटने से आई हैं, यानी कि मारपीट से नहीं आई। इतना बड़ा गलत काम जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन ने डॉक्टरी रिपोर्ट को भी झूठा साबित करने के लिए, अपनी तरफ से सबूत मिटाने के लिए किया। तो यही सब बातें हमने कोर्ट के सामने रखी, जिस पे कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके वकीलों को भी बोला कि ये बहुत ही, ओरल तो बहुत ज़्यादा सख्त टिप्पणियां की हैं कि ये बहुत ही गलत काम है, हम ये नज़रअंदाज किसी हालत में नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली भी उन्होंने ये कहा है कि इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन आईजी लेवल के ऑफिसर करेंगे और हम इसकी खुद निगरानी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है सारे उत्तर प्रदेश के जो मजलूम लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, उनके लिए, कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। भले ही उसको किसी का भी समर्थन प्राप्त हो, प्रोटेक्शन प्राप्त हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और कानून का रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है, जैसा हम हमेशा कहते आए हैं, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर उस पर चला जाएगा तो 100% न्याय मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि पराचा साहब, लगातार हमने इस केस में देखा कि जब फैसल की मौत हुई तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, जो अधिकारियों द्वारा बयान दे दिया गया, क्योंकि कुछ तस्वीर ऐसे भी सामने आई थी रिपोर्ट के जरिए जहां उसके अपने जूते से पुलिस वालों ने सर पर वार करा था, जिससे सर की हड्डी टूटी थी फैसल की और उसकी मौत हो गई थी। किस तरीके से देख रहे हैं, असल में गुनहगार कौन है? क्योंकि उन आरोपियों के नाम नहीं सामने आ पाए हैं। अगर कोई उर्दू नाम वाला होता है तो तुरंत में बता दिया जाता है कि जी आरोपी है और यही मुजरिम है। असल में गुनहगार कौन है फैसल का? सरकार है, सिस्टम है, या वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने पीटा? देखिए, जो लोग अपराध करते हैं वो तो अपराधी होते हैं, लेकिन उनसे भी अपराधी बड़े, मैं ये बार बार इस बात को कहता हूँ, इस केस में भी वही बात है, अपराधियों से भी बड़े अपराधी वो हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, और जो राजनीतिक उनके आका हैं, जो उनसे, इन अधिकारियों से गलत काम कराते हैं। तो इस केस में भी हर एक वो सीनियर अधिकारी जिसने सबूत मिटाए, जिसने झूठे गवाह पैदा किए, इसमें 13 गवाह ऐसे रखे गए हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था, फैसल तो गिरा था और उससे मर गया। ये झूठे गवाह 13 के 13 रखे गए थाने में। तो ये सब कार्रवाइयाँ तो सीनियर ऑफिसर्स की बगैर इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकती। ये डॉक्टर खान की रिपोर्ट तो सीनियर ऑफिसर्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, आप दूसरी रिपोर्ट क्यों लेना चाह रहे हैं कि उस रिपोर्ट को ख़त्म किया जाए? और इसमें जो कागजात हैं उसमें ये भी नज़र आ रहा है, जो पहले डॉक्टर थे उनसे भी ये डॉक्टर खान की रिपोर्ट लेने के बाद 2 बयान दोबारा लिए गए, यानी कि उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया कि किसी प्रकार से वो अपना पहला बयान चेंज कर दें और ये कह दें कि ये चोटें जो हैं मरने से पहले नहीं, मरने के बाद की। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इस तरीके से लखनऊ में बैठे डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं ये केस के सबूत नष्ट करने में और झूठे सबूत पैदा करने में। ये बड़ा अपराध है। क्या इसके पीछे क्या दूसरे लोग भी हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और बड़े जो मुजरिम हैं इस केस में, जो सीनियर अधिकारी हैं, जिनकी वजह से जूनियर अधिकारियों को बचाया गया, जिनकी वजह से सबूत नष्ट किए गए, जिनकी वजह से झूठे गवाह रखे गए, उनकी भी इसमें अब पकड़ होगी। तो सर, क्या ये माना जाए कि जो आरोपी फैसल के होंगे उनके घर भी बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया जो है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, बुलडोजर चलाया जाएगा फिर ऐसे में? बुलडोजर चाहे इन अधिकारियों के, इन अपराधियों के घर चलाया जाए या दूसरे बेगुनाहों के घर चलाया जाए, गलत है, अपराध है, स्वयं अपने अंदर अपराध है। बुलडोजर चलाना उतना ही बड़ा अपराध है जैसा किसी सरकारी अफसर द्वारा बगैर कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए, जैसा कि आप आओ बुलडोजर लेके मेरा घर तोड़ दो और उसमें से सामान लूट लो, यही हो रहा है ना। तो आपके ऊपर तो डकैती का भी मुकदमा बनेगा और तोड़फोड़ करने का, घर तोड़ने का भी मुकदमा बनेगा। तो ऐसा ही अपराध ये पुलिस के अधिकारियों ने किया है। ज़रूरत इस बात की है कि जो लोगों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है वो आगे बढ़ें, अच्छे वकील एंगेज करें और उन पुलिस अधिकारी जो कि अपराधी बन चुके हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराएं और उनको जेल भिजवाने का काम कराएं। और जो राजनीतिक आका उनके बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं, खुले आम कह रहे हैं कि हमारा राज बुलडोजर राज है, कह रहे हैं ना ये बातें, हम बुलडोजर चलवाएंगे, हम जो ऐसे लोग हैं उनके घर तोड़ेंगे, ये जो कह रहे हैं ये भी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं। ये 120B की धारा उन जो राजनीतिक उनके आका हैं उनके ऊपर भी लगेगी और जो
सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर तो लगेगी ही। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जो लगातार केसेस देखे गए हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे फैसल का हो, कासगंज का हो, अगर फैसल के केस में बड़ी कामयाबी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो क्या उन आने वाले केसेस पर भी फर्क पड़ेगा? पुलिस अधिकारियों में खौफ रहेगा जो किसी भी बेगुनाह को मौत के घाट उतार देते हैं? देखिए, फैसल का केस उसी तरीके से एक ये मिसाली केस बनेगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के कोई भी अधिकारी हो, उच्चतम अधिकारी भी हों, वो कानून से ऊपर नहीं होते हैं। सभी अधिकारियों को कानून के दायरे में रह के काम करना है। ये जो केस है उसकी एक बड़ी मिसाल बनेगा कि किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी को ये हक नहीं है कि वो कानून तोड़े। यदि वो कानून तोड़ेगा तो वो अपराधी होता है। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में बहुत फ़र्क आने की उम्मीद है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ईमानदार हैं उनको इस ऑर्डर का प्रयोग भी करना चाहिए और ये डिसवेड करना चाहिए किसी भी अधिकारी को, पुलिस का हो या दूसरा सरकारी अधिकारी हो, कि कानून किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ना है, अपने हाथ में नहीं लेना है। एडवोकेट पराचे साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने फैसल के केस में लोगों को बताया कि अगर आप इंसाफ सच में चाहते हैं तो आपको सरकारी सिस्टम के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी आप इंसाफ पा पाएंगे।